इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय विचारधारा के दो काफी दिलचस्प पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। एक तो है ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा आयुर्वेद के हिसाब से जीवन की अलग अलग अवस्थाएं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे ज्ञान पाने और एक आप कह सकते हैं अनुशासित जीवन को एक ढांचे में देखा जाता था। हाँ। तो हमारा मिशन है कि इन प्राचीन विचारों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम से। स्रोत बताते हैं कि ये गुरु के पास रहकर पूरी तरह से विद्या सीखने का समय था। हाँ, पूरी तन्मयता से। और अवधि ये तो काफी लंबी बताई गई है ना, कहीं 9 साल, कहीं 36 साल, या जब तक पढ़ाई पूरी ना हो। जी हाँ, अवधि काफी वेरिएबल थी, विद्या पर निर्भर करती थी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ इसे एक अवस्था नहीं मानते, इसके 3 स्तर या प्रकार बताए गए हैं: कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अच्छा। जी हाँ, और इनके साथ वसु, रुद्र और आदित्य जैसे नाम भी जुड़े हैं। शायद ये उनके महत्व को दिखाता है। तो ये स्तर क्या है? देखिए, पहला है कनिष्ठ, जिसे वसु भी कहा गया। ये है 24 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य और वेद आदि विद्या सीखना। और इसमें यह भी कहा गया है कि शादी के बाद भी असंयम से बचना चाहिए। अच्छा। माना जाता था कि इससे प्राण मतलब जीवन शक्ति वो बलवान होती है और शुभ गुण आते हैं। और उम्र कुछ बताया है? हाँ, इसके पालन से उम्र करीब 70-80 साल तक बताई गई है। 70-80, ठीक है। और दूसरा है मध्यम या रुद्र स्तर। इसमें 40 साल तक ब्रह्मचर्य और गहरा वेदाभ्यास शामिल है। 40 साल? जी। और माना जाता था कि इससे प्राण, इंद्रियां मतलब हमारे सेंसेस और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चेतना वगैरह और आत्मा, ये सब बलवान होते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में न्याय करने लायक बनता था, दुष्टों को दंड देना, श्रेष्ठों का पालन करना। और इसमें आयु का दावा और बड़ा है, 125 से 150 साल तक। 150 साल, कमाल है। और फिर आता है तीसरा, उत्तम या आदित्य स्तर। ओके। ये है 48 साल तक का ब्रह्मचार्य। 48 साल? हाँ, और स्रोत दावा करते हैं कि इससे प्राण पूरी तरह अनुकूल हो जाते हैं और हर तरह की विद्या ग्रहण की जा सकती है। और यहाँ उम्र का दावा तो मतलब सच में चौंकाने वाला है, 400 साल तक। 400 साल? ये तो वाकई असाधारण दावे हैं। जी। ऐसा लगता है कि इन स्रोतों में ब्रह्मचर्य को जीवन शक्ति और ज्ञान पर एक तरह से अलौकिक नियंत्रण पाने का रास्ता माना गया था। और उनका मानना था कि ऐसे अनुशासन से लोग रोगों से बचकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ पा सकते हैं। हाँ, ये दावे उस समय की मान्यताओं और आदर्शों को दर्शाते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम देखें कि आयुर्वेद जीवन के प्राकृतिक चरणों को कैसे देखता है, शायद उसका इन आदर्शों से कोई संबंध हो। हाँ, ये जानना जरूरी है। आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसमें शरीर की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं। अच्छा। पहली है वृद्धि अवस्था। ये है बढ़ने की उम्र, करीब 16 साल तक चलती है। इसमें शरीर के धातु तेजी से बनते हैं। धातु मतलब? जैसे रस, रक्त। हाँ बिल्कुल। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु, इनकी वृद्धि होती है। फिर आती है यौवन अवस्था, लगभग 17 से 25 साल तक, जब व्यक्ति पूरी तरह जवान माना जाता है। ठीक है। तीसरी है संपूर्णता। ये 26 से 40 साल तक का समय है, जब सारे धातु पुष्ट और स्थिर हो जाते हैं। मतलब ये शारीरिक शिखर का समय है। पीक फिजिकल स्टेट, समझ गई। जी। और चौथी है किंचित परिहानी। ये क्या है? किंचित परिहानी मतलब थोड़ा कम होना। ये 40 साल के बाद शुरू होती है, जिसमें धातु धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से शरीर का ढलान शुरू होता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ ब्रह्मचर्य की अवधि 48 साल तक जारी है और दूसरी तरफ आयुर्वेद कह रहा है कि 40 के बाद शरीर का ह्रास शुरू हो जाता है। तो क्या स्रोत बताते हैं कि इन दोनों में तालमेल कैसे हो? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस पे बात नहीं करते कि ये विरोधाभास क्यों है, लेकिन शायद उनका मानना ये रहा होगा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, वो इसे मानसिक और आत्मिक बल बढ़ाने का तरीका मानते थे। तो हो सकता है उनका विश्वास हो कि इस बल से शारीरिक ह्रास या तो धीमा हो जाता है या उसका असर कम होता है। अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और विवाह के बारे में क्या?
इतनी लंबी ब्रह्मचर्य अवधि के बाद शादी के लिए क्या उम्र सही मानी गई है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत विवाह के लिए आदर्श उम्र काफी बात की बताते हैं। 40वां साल या ज्यादा से ज्यादा 48वां साल। 40 या 48? हाँ, पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए, हाँ। आहा। और उन्होंने पुरुष की ब्रह्मचर्य अवधि और स्त्री की विवाह की उम्र में एक तरह का संबंध भी बताया है। वो कैसे? जैसे अगर पुरुष 25 साल ब्रह्मचर्य रखता है तो स्त्री की उम्र 16 साल हो। अच्छा। पुरुष 30 साल का ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 17 की, पुरुष 36 का तो स्त्री 18, पुरुष 40 का तो स्त्री 20, और अगर पुरुष 44 साल ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 की, और अगर 48 साल तो स्त्री 24 की। तो एक पैटर्न है। लगता है मूल सिद्धांत ये है कि दोनों साथी परिपक्व हों। हाँ, परिपक्वता जरूरी मानी गई है। और एक नियम यह भी दिया गया है कि जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए पुरुष को 48 साल के बाद और स्त्री को 24 साल के बाद विवाह के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह की ऊपरी सीमा भी है शादी के लिए ब्रह्मचर्य रखने की? जी, अगर शादी करनी है तो। लेकिन हाँ, जो विवाह नहीं करना चाहते वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सकते हैं। पर स्रोत ये भी साफ कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। ये सिर्फ उनके लिए संभव है जिन्होंने पूरी विद्या पाली हो, जिनकी इंद्रियां पूरी तरह वश में हो, मतलब जो योगी हो, क्योंकि काम वेग को रोकना आसान नहीं माना गया है। सही बात है। तो क्या ज्ञान पाने का सिलसिला शादी के बाद खत्म हो जाता है गृहस्थ जीवन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी स्वाध्याय और प्रवचन नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना? हाँ। और प्रवचन मतलब पढ़ाना? हाँ, खुद अध्ययन करना और दूसरों को सिखाना, ये जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ अच्छा आचरण, सच्ची विद्याओं का पठन पाठन, तप, इंद्रिय संयम जिसे शम और दम कहा गया है, हाँ। फिर अग्निहोत्र जैसे अनुष्ठान, मेहमानों की सेवा, परिवार और समाज का पालन और वीर्य रक्षा, इन सब के साथ पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए। तो ये एक तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, आजीवन सीखने का संदेश है इसमें। तो संक्षेप में देखें तो हमने ये समझा कि ये स्रोत एक बहुत ही संरचित जीवन पथ बताते हैं। ब्रह्मचर्य के अलग अलग स्तर, उनके बताए गए फायदे, जिनमें वो असाधारण लंबी आयु भी शामिल है। हाँ, वो 400 साल वाला दावा। जी, फिर आयुर्वेद के अनुसार जीवन के चरण और ब्रह्मचर्य की अवधि से जुड़ा विवाह का सही समय, सब कुछ ज्ञान, अनुशासन और आध्यात्मिक लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है आज के समय में? देखिए, मतलब तो यही है कि ये जीवन को एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से जीने का नजरिया पेश करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ एक विचार करने वाला सवाल ये उठता है कि इन प्राचीन आदर्शों में जो लंबे अध्ययन काल, देर से विवाह और जीवन की भूमिकाओं का वर्णन है, वो आज की जो हमारी शिक्षा, करियर और पारिवारिक जीवन की धारणाएं हैं, उनसे कितने अलग हैं, और क्या आज भी उनसे कुछ सीखा जा सकता है? सोचने वाली बात है।